हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जय हिंद भाई सभी बच्चों को। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए जी। तो वर्दी 2.0 सेशन नंबर 1। वर्दी 2.0 सेशन नंबर आपका 1, क्लास 1। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं इस बैच के बारे में कि अगर आप इंग्लिश करोगे तो कौन कौन से कैटेगरी में हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले आपका रहने वाला है आप ग्रामर। दूसरा आप लोगों का वोकेबलरी। और तीसरा रहेगा हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस बैच के अंदर। ठीक है भाई। एक चीज जो वर्दी 2.1.0 से हम लोग अलग करेंगे 2.0 के अंदर, वो पहली चीज मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फर्स्ट क्लास में। ठीक है। जो जो भी चेंज होंगे वो मैं आपको पहली पहली क्लास में बताता चलूंगा। अभी मैं ग्रामर के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। जब कल या परसों में ये क्लास चलेंगी तभी बताऊंगा। आज वोकेबलरी के ऊपर रीडिंग के साथ डिस्कशन करूंगा कि वर्दी 1.0 से 2.0 में क्या डिफरेंस रहने वाला है। देखिए 1.0 में जनरली वैसे मैंने बहुत सारे कैप्सूल्स आप लोगों को कराए है ना, सारे बच्चों ने किए हुए हैं। लेकिन एक और चीज की डिमांड आई 2.0 में कि भैया वोकेबलरी में जब आप सिनोनियम एंटोनियम्स कराएं या ईडियम्स फ्रेजेस कराएं तो लर्न होने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो हमने कोशिश ये की है कि इस बार हम इसको पिक्चर मेथड से पढ़ेंगे। यानी कि जब आप मान लो ईडियम्स पढ़ रहे होंगे तो ईडियम्स के साथ सपोज करो मैंने एक क्लास ली 50 ईडियम्स की। उस 50 ईडियम्स में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन, सेंटेंस, हिंदी मीनिंग और उसी की एक पिक्चर जिससे हम उसको रिलेट कर सकते हैं ताकि याद हो जाए। क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं उनको एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बाद में लर्न करने में बड़ी समस्या रहती है। मिल जाएगा आपको मॉक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में। ये सब कैसे होगा ये आज की क्लास से समझ में आ जाएगा कैसे होगा। ठीक है, चलिए बात बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, काम शुरू करते हैं। ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, फटाफट हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, पहला इडियम। बहुत मेहनत लगी है मेरे भाई एक एक क्वेश्चन की इमेज निकालकर डालने में, बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको कि जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप उसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मेथड से क्या होता है कि जो हमारा बिगनर बच्चा होता है, जो पहली बार पढ़ रहा होता है, वो लर्न नहीं कर पाता। ठीक है, कुछ पढ़ी पढ़ाई चीजें तो कर लेता, जब भी क्वेश्चन नया आएगा तब उसको लर्न नहीं कर पाता। ठीक है, तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है एप्पल पाई ऑर्डर। अब इस कमरे को देखो, ये जो कमरा है ये बिल्कुल एप्पल पाई ऑर्डर में है। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आया कि जब कोई कमरा, जब कोई जगह बिल्कुल साफ सुथरी होती है, नीट एंड क्लीन होती है, तो उसे हम कहते हैं कि ये सारी चीज किसमें है, एप्पल पाई ऑर्डर में है। अब हिंदी को लेकर बड़ी समस्या थी तो मैंने ये भी कोशिश की है कि इस बार ये समस्या ना आए आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, हिज रूम इज ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर। उसका जो कमरा है वो हमेशा किस में रहता है, एप्पल पाई ऑर्डर में रहता है। इसका मतलब नीटली अरेंज रहता है, परफेक्ट ऑर्डर में रहता है। होपफुली पहला क्वेश्चन हर बच्चे को क्लियर हुआ होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कॉल इट अ डे। अब कॉल इट अ डे का मीनिंग तो हम लर्न कर लेते हैं, लेकिन कई बार समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। देखिए समझिए, अब जैसे ये बंदा क्या है, ये सुबह से काम कर रहा था। ठीक है, दोपहर हुई, शाम के 3-4 बजे इसने कहा भैया अब दिन का काम मेरा खत्म हो गया, लेट्स कॉल इट अ डे। तो इसने यहां पर लिख दिया कि भैया अब क्लोज हो गया। देखा नहीं आपने उसमें बैंक में कर्मचारी क्या करते हैं, यही काम तो करते हैं, लेट्स क्लोज, है ना, क्लोज कर दो। मतलब वो ईडियम के माध्यम से कहेगा कॉल इट अ डे। तो मीनिंग क्या होगा इसका, टू एंड वर्क फॉर द डे। मतलब जिस दिन वो आप काम कर रहे हो उसी दिन उसको खत्म कर देना, उस दिन का काम खत्म कर देना। तो दिन का काम खत्म करना हिंदी में भी उसको दे दिया है, इसे कहते हैं लेट्स कॉल इट अ डे। वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, हमने ये काम पूरा कर दिया, सो लेट्स कॉल इट अ डे। चलिए अब आप इसको कॉल इट अ डे कर देते हैं। मतलब अब ईडियम में डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव नहीं करना है,
क्योंकि मैंने ये नोटिस किया डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मेथड से जो हमारे स्टार्टिंग में बच्चे हैं वो सिर्फ रट्टा लगा लेते हैं उसको, मतलब कई बार ऐसा होता है कि अच्छा खत्म कर देना होगा, लेकिन ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो माइंड में जाता है वो नहीं जा पाता, और इससे क्या होता है बार बार रटना पड़ता है। तो हम एक ही बार अगर इसको समझते हुए चले, हिंदी मीनिंग के साथ चले, पूरा उसकी जानकारी समझ लेंगे भाई इसमें है क्या, तो अभी मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा थोड़ी देर में, आपको समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर इस तरीके से हम डेली 50 ईडियम भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम 100 भी कर सकते हैं अगर हम रिलेट कर पा रहे हैं और लास्ट में प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब ये कन्या जो है बेचारी तैयारी कर रही है किसी एग्जाम की तरह प्रिपरेशन कर रही होगी, तो ये क्या कर रही है, बर्न द मिडनाइट ऑयल कर रही है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है वर्क इन लेट इनटू द नाइट, मतलब रात भर मेहनत करना। जैसे आप भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो वह आप क्या करते हो, आप मिडनाइट ऑयल को बर्न करते हो, ठीक है। देर रात तक पढ़ाई करना या काम करना। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करना ही होता है, नहीं, काम करना भी होता है। अगर मैं ऑफिस का काम कर रहा हूं देर रात तक तो भी मैं बर्न द मिडनाइट ऑयल कर रहा हूं। कई बच्चों को लगता है कि इसका मतलब जो है सिर्फ पढ़ाई करना होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं रात भर, मतलब देर रात तक, तो भी बर्न द मिडनाइट ऑयल आएगा, ठीक है। ही वॉज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर हिज एग्जामिनेशन। तो ऑब्वियसली बात है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए वो रात भर मेहनत कर रहा था। होपफुली आपको आसान हुआ होगा, क्लियर हो गई होगी बात। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब देखिए ये बेचारा क्या है, दूध लेने गया मार्केट से और दूध जो है रास्ते में ही सब छलका दिया इसने। तो ये दूध क्या हो गया, स्पिल्ट, मतलब छलक गया, और ये इस पे क्या कर रहा है, क्राई कर रहा है। लेकिन क्या अब रो के फायदा है, तो इसे कहते हैं अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब दूध छलक गया, जब मिल्क स्पिल्ट हो गया, तो इसके ऊपर क्राई करके कोई फायदा नहीं है। रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, मतलब जो अब बदला नहीं जा सकता उस पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए। क्या करके कोई फायदा है, नहीं फायदा है। जो हो चुका है उसके लिए पछताना व्यर्थ है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई कलर आपको ज्यादा दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है, तो क्योंकि ये फाइल बहुत बड़ी, मतलब एक एक चीज को बड़ी उससे रिलेट करके बनाई गई है, और मैं वोकैबुलरी की भी ऐसी बनवा रहा हूं इस बार रिलेट मेथड से, क्योंकि वोकैब में तो और बच्चों को समस्या आती है कि यार इतने सारे वोकैबुलरी हम लर्न नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनको भी रिलेट करके ही पढ़ाएंगे आपको इस बार, ठीक। नेक्स्ट, इट इज, लेकिन अगले वाले में अगर जो कलर दिखाई नहीं देगा वो मुझे बता देना कौन से वाले का कलर नहीं दिखाई दे रहा, उसको चेंज करा देंगे। इट इज डन नाउ, नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब हो गया, अब पछता के कोई फायदा नहीं होगा। वैसे एक बार बताना कौन से वाला कलर है जो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये वाला तो पक्का दिखाई दे रहा होगा जहां तक मुझे आ रहा है, ये वाला भी शायद दिखाई दे रहा होगा, ये वाला थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन वाला, इसको चेंज कर लेंगे, इसको व्हाइट में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन क्लाउड 9, हाय 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 हाय, ये छोटा सा चिंटू जो है भाई साहब, बारिश हुई और आपने देखा बच्चों को बारिश में बहुत मजा आता है, भीगने में बड़ा मजा आता है, तो ये कहां है, ये क्लाउड 9 पर है ना। चिंटू इज ऑन क्लाउड 9, मतलब भैया 7वें आसमान पे कह सकते हो एक तरीके से, है ना। तो एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा प्रसन्न होना किसी चीज को लेके। कौन से वाला कलर नहीं दिखाई दे रहा, पिंक नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाँ तो समझ में, ये वाला नहीं दिखाई दे रहा, पिंक थोड़ा ब्लर है ठीक है, तो ये वाला चेंज करना है, मैं इसको लिख देता हूं, ये वाला चेंज होना है, ये वाला कलर इसमें चेंज करा देंगे, मतलब हिंदी वाला नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, डन। अच्छा जी, ही वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर, जब उसे जॉब ऑफर मिला तो उसके बाद वो किस पे था, क्लाउड 9 पर था, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश था। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, देखो दोस्त इसका मतलब समझो पहले क्या है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है, जैसे मैं अपना चेहरा छिपा लूं ना, तो इसका मतलब मैंने अपने आप को क्या कर लिया, डिस्गाइज कर लिया। अब अगर उसको छिपे रूप से देखें, छिपे रूप से देखें, तो इसका मतलब यह होगा कि वैसे तो वो कोई चीज आपको दिखाई देगी कि ये नुकसानदायक है स्टार्टिंग में, बट एक तरीके से ये अगर देखा जाए छिपे रूप में ये वरदान साबित होगा। जैसे गरीबी क्या होती है, हमें दिखाई देती है गरीबी जो है गलत चीज है ना, बहुत बुरा समय आता है आदमी झेल नहीं पाता, लेकिन मजबूत भी गरीबी ही करती है। तो अगर देखा जाए वैसे तो खराब है, बट एट द एंड इसका रिजल्ट फायदेमंद होता है। तो अगर हम इसे कहें कि यार ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मतलब अच्छी चीज है लेकिन छिपे रूप में, तो अ गुड थिंग
दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, एक अच्छी चीज जो शुरू में खराब दिखाई दे और बाद में वो सही साबित होती है। ठीक है, तो जो पहले बुरा लगता है लेकिन बाद में अच्छा साबित होता है, पूरा मीनिंग भी आपको इसका दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। अब आप एक बात बताओ, हाँ जी, हाँ जी, चलिए, बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। अब एक बात बताओ, बिल्ली यहां बैठी है इस वाले पेड़ पे, इस पे, और ये जो इंसान है ये इसको भौंक रहा है, इसका मतलब ये गलत पेड़ को भौंक रहा है। वेन यू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब आप अपने गलत गोल को चेज कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप गलत दिशा में प्रयास करते हो, गलत दिशा में कोशिश करते हो, इसका मतलब आप गलत जगह पर भौंक रहे हो। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, अगर मान लो मुझे एयरफोर्स निकालना है और मुझे पता है कि मुझे इसके लिए इंग्लिश बहुत अच्छे से स्ट्रांग करनी पड़ेगी और मैं पढ़ रहा हूं हिंदी, तो इसका मतलब आई एम बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। आप गलत दिशा में जा रहे हो, गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो। तो होपफुली आपको इस पिक्चर से समझ में आया होगा कि बार्क अप द रॉन्ग ट्री। चल बे, मुंह इधर को उठा, इधर की तरफ कर, यहां है सही। ठीक है, इफ यू थिंक आई ब्रोक द वेस, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर तुम्हें लगता है कि मैं वेस को तोड़ दूंगा या मैंने तोड़ दिया था, तो तुम्हें गलत लग रहा है, तुमने गलत पेड़ को भौंका, मतलब तुम्हारा गोल गलत था। ठीक है, नेक्स्ट, बीट अराउंड द बुश। भाई साहब, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस लोग होते हैं ना, जो नेता लोग होते हैं, देखिए इससे बढ़िया पिक्चर रिलेटेबल मैं तुम्हारे लिए कर नहीं सकता था। ठीक है, तो आपको पता है नेता का एक ही काम होता है, और कितने परसेंट नेता, 90% नेता। 10% अच्छे भी होते हैं पॉलिटिशियंस, लेकिन मेरे भाई 90% का काम यही होता है। दे ऑलवेज बीट अराउंड द बुश, हमेशा क्या करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। ठीक है, टॉक इन सर्कल्स कह सकते हो, या अवॉइड द मेन पॉइंट। आप इसका मीनिंग क्या ले सकते हो, अवॉइड द मेन पॉइंट। तो मेन पॉइंट को अवॉइड करते हैं और इसके अलावा जनता को मूर्ख बनाने में माहिर होते हैं। दे ऑलवेज बीट अराउंड द बुश। ठीक है, बात को घुमा फिरा कर कहना। ठीक है, ये होता है बीट अराउंड द बुश। तो टोटली रिलेटेबल है, जब भी आएगा अपने माइंड में ये पिक्चर तुरंत एकदम से आएगी कि सर ने ये वाली पिक्चर समझाई थी। ठीक है, नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक, देखो कितना आसान है इस हमारे, देखो अगर मैं कहूं कि भाई 1+2 कर दे, तो ये सीधा कर देगा 1+2 इज इक्वल टू 3। अगर मैं इससे ऐसा सवाल पूछ लूं तो मतलब इसके लिए क्या है, पीस ऑफ केक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इससे कह दूं कि 1/3 प्लस 3/10 माइनस, इस तरीके से, और कहूं कि इसका क्यों बता, तो भाई ये क्या हो जाएगा, मतलब एक अच्छा सा सवाल पूछ लूं तो ये इसके लिए पीस ऑफ द केक नहीं होगा। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर इसके लिए हो जाएगा हरक्यूलियन टास्क। आज के एग्जाम में, इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में यही तुमसे पूछा गया था कि हरक्यूलियन का मतलब क्या होता है। तो ये कैसा टास्क हो जाएगा, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, एक ऐसा काम जो करना कठिन हो। ठीक है, तो 2025 का आईसीजी में आज बच्चे ने मुझे भेजा क्वेश्चन कि भैया ये वर्ड पूछा था, है ना, हरक्यूलियन टास्क, ये इसका टफ टास्क हो जाता है, या इसको हम कह देते हैं अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब होता है एक ऐसा काम जो करने में क्या हो, बहुत ज्यादा कठिन माना जाए। ठीक है, और पीस ऑफ केक क्या है, कोई भी ऐसा काम जो करने में बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। तो जो टेस्ट आया था वो टेस्ट कैसा था उसके लिए, पीस ऑफ केक, मतलब बहुत आसान सा था। ठीक है, टर्न अ डेफ ईयर। अब ये हमारे बेचारे पति देव है ना, और ये हो गई पत्नी, ये इनको इतनी बात बोल रही है, ये भी बोल दिया, ये भी बोल दिया, ये भी बोल दिया, और ये भाई साहब कान इधर करके खड़े हुए हैं। तो ही हैज टर्न अ डेफ ईयर।
जब आप टर्न अ डेफ ईयर करते हो तो आप इसका मतलब जानबूझ के किसी की बात को क्या करते हो, अनसुना करते हो, और इंग्लिश में इसे कहेंगे क्या कर देना, इग्नोर कर देना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ब्रेक द आइस, अब हमें यही नहीं पता चलता कि ब्रेक द आइस का मतलब क्या है। देखो इस पिक्चर को टोटली रिलेटेबल किया है मैंने। ब्रेक द आइस का मतलब होता है जब आप एक समूह में बैठे हो, एक ग्रुप में बैठे हो, तो समझ जाओ उस ग्रुप में शांति है, कोई बोल नहीं रहा है, तो अचानक से आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो आपने ब्रेक द आइस किया। इसका मतलब है आपने चुप्पी को तोड़ा। वो जो ऑकवर्ड अजीब सा साइलेंस बना हुआ था, उस साइलेंस को आपने क्या किया, ब्रेक किया। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक द आइस। ठीक है, चलिए, इनिशिएट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग या सोशल ग्रुप कह सकते हो। जब आप ग्रुप में बैठे हो, सोशल ग्रुप में बैठे हो, तो वहां कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, यह कहलाता ब्रेक द आइस, या हिंदी में इसे कहते हैं चुप्पी को तोड़ना। यह इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब समझ में आया होगा ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। क्या होता है भैया कॉल अ स्पेड अ स्पेड? देखो, जब आप घुमा फिराकर बातें नहीं करते हो, सीधी सीधी सी बात करते हो, जो कुछ है उसे मुंह पे बोलते हो, लोगों के सामने जो कुछ भी है आप उसे सीधा सीधा बोलते हो। ठीक है, जैसे मान लो अब ये एक टीचर है, ये एक अध्यापक है, इन्होंने कहा कि भैया बैच ले लो। ठीक है, बच्चों ने कहा कि क्या सर हमारा इस बैच को पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा? अगर टीचर कह रहा है नहीं हो जाएगा ये वो सो, तो मतलब वो घुमा फिरा के बात कर रहा है। बट उसने क्या बोला कि जस्ट बाइंग द बैच वॉन्ट हेल्प। केवल बैच खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता, अगर होता तो सबके सिलेक्शन हो जाया करते। यू हैव टू एक्चुअली स्टडी इट टू। तुम्हें खुद भी क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेरे भाई, इससे बेस्ट रिलेटेबल चीज नहीं हो सकती। साफ साफ बोल दिया इस बंदे ने कि सिर्फ बैच खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है आपके पढ़ने से। तो स्पीक ब्लंटली और ऑनेस्टली, साफ साफ बोलना, टू द पॉइंट बोलना, इसे कहते हैं कॉल अ स्पेड अ स्पेड। और नेता वाला क्या बताया था मैंने अभी, बीट अराउंड द बुश, मतलब घुमा फिरा कर बात करना। तो अब आपके माइंड में दोनों पिक्चर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, गो द एक्स्ट्रा माइल। अब ये बताओ जरा, ये किसकी पिक्चर है? मिल्खा सिंह की पिक्चर है। भाई मिल्खा सिंह छोड़ो, चाहे उसेन बोल्ट हो, चाहे आपका कोई भी नीरज चोपड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिंदगी में सामान्य होने से कुछ नहीं मिलता। एवरीबडी हैज टू गो द एक्स्ट्रा माइल। हर किसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा माइल लगा जाना ही पड़ता है, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है, मेहनत करनी ही पड़ती है, पसीना बहाना ही पड़ता है, तब जाके इंसान को कुछ मिलता है। तुम्हें भी नौकरी अगर चाहिए तो दुनिया से, भीड़ से हटके पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक दिन में 50-50, 100-100 ईडीएम उड़ा दो, सब कुछ जो आ रहा है सब उड़ा दो। ठीक है, तो गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होगा मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा प्रयास डालना किसी चीज पे, जरूरत से ज्यादा मेहनत करना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। रिलेटेबल हो रही है बातचीत? नेक्स्ट, बी इन द हॉट वाटर। अब बेचारा ये चला गया हॉट वाटर में, देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हॉट वाटर में आ जाना मतलब मुसीबत में पड़ जाना। अगर कोई व्यक्ति हॉट वाटर में है तो इसका सीधा सा मतलब है वो किस में है, मुसीबत में आ गया है। ठीक है, मुसीबत या परेशानी में होना। ठीक है, नेक्स्ट, हैव अ नैरो एस्केप। देखो कितनी बेहतरीन पिक्चर आई है, बिल्कुल बाल बाल बचना। अब सुनो ध्यान से, इस मकान में क्या लग गई, आग लग गई। ठीक है, इस मकान में आग लगी, फायर एक्सटिंग्विशर आया बुझाने के लिए, इनको जितने भी लोग थे सबको फैमिली से बाहर निकाल गया। कैसे बचे ये, बाल बाल बचे। जब आप किसी चीज से बाल बाल बचते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं हैव अ नैरो एस्केप। ठीक है, अब ये बचा, ये तो बाहर निकल गए, ये इसको क्या बुझाएंगे, ये क्या करेंगे, इसको एक्सटिंग्विश करेंगे, आग बुझाएंगे। तो हैव अ नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। ठीक है, ये नहीं आग लगने से पहले ये बाहर निकल गए थे, वो बाल बाल बचना नहीं होता, कि जब आप दुर्घटना के नजदीक हो और वहां से बचें, इसे कहते हैं बाल बाल बचना। ठीक है, किसी मुसीबत या खतरे से बाल बाल बचना, ये नैरो स्केप कहलाता है, बेयरली स्केप डेंजर। ठीक है, नेक्स्ट, पुल समवंस लेग। अब आपको पता है दोस्तों में यही काम होता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं हम। तो टांग खींचते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, जोक और टीज समवन, यानी कि किसी की टांग खींचना।
सिंपल है। पिक्चर को देखते ही समझ में आ गया होगा कि पुल लेग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी की टांग खींचना। ठीक है। स्पिल द बीन्स, अब ये चुपचाप इसके कानों में क्या कर रही है, बीन्स को स्पिल कर रही है। तो जब आप बीन्स को स्पिल करते हैं इसका मतलब है आप जानकारी दूसरों के सामने रिवील करते हैं। ठीक है। तो स्पिल द बीन्स का मतलब हो गया जानकारी को रिवील करना या सीक्रेट्स किसी के सामने उगल देना, कोई राज उजागर कर देना या रिवील अ सीक्रेट, मीनिंग दोनों में है। अब किसी बच्चे को इसके बाद डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदी को लेकर हो और चाहे इंग्लिश को लेकर हो। और अभी एक और हथियार बचा है, इन्हीं की प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव भी करेंगे थोड़ी देर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कहते वो जो बजाते हैं ना, देखो आपने वो ऐसे करके यूं मोपू टाइप का सा होता है, उसे ट्रम्पेट कहते हैं। देखो ये क्या है भैया, ये बंदा खुद की ही तारीफ कर रहा है। ठीक है। किसकी तारीफ कर रहा है, खुद की तारीफ कर रहा है। ठीक। शीशे में देख के हम अक्सर अपने आप को कैसा लग रहा हूं भाई, मैं बहुत बढ़िया लग रहा हूं, कैसा स्मार्ट लग रहा हूं, नहीं लग रहा हूं। तो इसका मतलब हुआ जब आप अपनी प्रशंसा करते हैं, यू प्रेज योर सेल्फ, इसे कहते हैं अपना राग अल्पना, यानी कि अपनी ही तारीफ करना, यह कहलाता है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी सेखी बगाना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, अब आप देखते हो कि शेयर मार्केट में रेट कैसे बढ़ते हैं, एकदम यूं तेजी से बढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया बाय लीप्स एंड बाउंड। अगर ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे यूं यूं, ये नहीं बढ़ता बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये बाय लीप्स एंड बाउंड नहीं है, ये बाय लीप्स एंड बाउंड्स है। तो अगर ऐसे शेयर मार्केट ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, या आपकी प्रोग्रेस ऐसे बढ़ रही है, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ रही है, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से। ठीक है। नेक्स्ट, अ वाइल्ड गूज चेज। अब एक बात बताओ, ये बच्चा इसको बत्तख को पकड़ने भाग रहा है, तो क्या ये पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे। इसका मतलब इसका प्रयास कैसा है, व्यर्थ है, खामखा की मेहनत कर रहा है। तो जब नहीं पकड़ा जाएगा तो ये बेकार में एफर्ट डाल रहा है। तो वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है व्यर्थ की खोज या असंभव प्रयास करना। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है मैं इंडिया को उड़ा दूंगा, तो कोई इस बात का तुक है, इसका मतलब व्यर्थ का प्रयास है, बेकार वाली बात है, बकवास वाली बात है। ठीक है। कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल रोलिंग। अब इन्होंने कहा कि भैया बॉल को घुमाते रहो, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, मतलब बॉल को कीप द बॉल रोलिंग, बॉल को रोल करते रहो। इसका मतलब किसी काम को जारी रखना, कॉन्टिन्यू एन एक्टिविटी। ठीक है। किसी काम को लगातार बनाए रखना या किसी काम को लगातार जारी रखना, उसमें इंटरेस्ट बनाए रखना या उस काम को लगातार जारी रखना। तो बॉल को अब इससे याद करना कि भैया बॉल को रोल करते रहो, मतलब एक्टिविटी को जारी रखो, किसी काम को लगातार कंटिन्यू करते रहो। ठीक है। नेक्स्ट, अगला, कट कॉर्नर्स। देखो अब ध्यान से देखना जरा, कट कॉर्नर्स का मतलब क्या है। मान लो सपोज करो आपको इस रास्ते से जाना था, ये जाना था आपको, ठीक है, आपने यहां से ना जाके इसको तो कट कर दिया, आप यहां से चले गए। मेन रोड से नहीं जाते, कई बार हम रास्ता कट करने के लिए ना शॉर्टकट अपनाते हैं। अब यहां से तुम जा रहे हो, पता लगा गाड़ी तुम्हारी यहीं खराब हो गई। तो जब आप जीवन में शॉर्टकट अपनाते हो और उसके चक्कर में आपको नुकसान भुगतना पड़े, इसे हम कहते हैं कट कॉर्नर्स। यानी कि शॉर्टकट लेना किसी चीज का, समय या पैसा बचाने के लिए काम में लापरवाही करना, बेस्ट एग्जांपल यही, समझ में आया। हम क्यों शॉर्टकट लेते हैं, जिससे हमारा या तो समय बचे या हमारा पेट्रोल बचे, पैसा बचे, और वहां हम गलती करते हैं। तो समय बचाने के लिए या पैसा बचाने के लिए जब आप लापरवाही से काम करते हो, इसे कहते हैं कट द कॉर्नर्स। ठीक है। रीड बिटवीन द लाइंस। देखो ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इससे, मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो मेरी इन आंखों में तुम्हारे लिए क्या है। अब वो क्या कर रही है, रीड बिटवीन द लाइंस कर रही है कि देखो जरा इसकी आंखों में क्या है। ठीक है। ये वो वाली लाइनें हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है। तो भाई अब इसने कहा है कि रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है, मेरी आंखों में देखो जरा तुम्हारे लिए क्या लिखा हुआ है। तो अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मेरी आंखों में क्या छिपा हुआ है,
इनको गहराइयों को समझो। जैसे आप मीनिंग समझते हो ना, किसी पैसेज का समझते हो, या कोई आपका पैराग्राफ होता है, उसकी लाइंस को रीड करते हो, बिटवीन द लाइंस रीड, है ना। तो वही है, शब्दों के पीछे छिपा हुआ मतलब समझना, गहरा मतलब। देखो मेरी आंखों में क्या गहरा मतलब छिपा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। देखो ये रही छोटी सी पहाड़ी, और इस पहाड़ी का तुमने क्या बना दिया, पहाड़ बना दिया। अरे राई का पर्वत बनाना, छोटी सी पहाड़ी का पहाड़ बना देना, छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देना खींच के, तो बस हो गया। छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना, इसे कहते हैं मेक अ बिग इश्यू आउट ऑफ समथिंग स्मॉल। छोटे सी चीज को बड़ा कंट्रोवर्सी या बड़ा मुद्दा बना देना, बिग इश्यू बना देना, ठीक है। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून। भाई साहब चांद ही बना के तो दे दिया आपको मैंने। ईद का चांद होना, और ईद का चांद कब आता है, कभी कभार आता है, तो बहुत कम या कभी कभार होने वाली घटना को कहते हैं ईद का चांद, यानी कि वंस इन अ ब्लू मून। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ऐसे ऐसे ईडियम्स देखो कैसे लर्न होते हैं, पिक्चर से धड़ाक से देखो। अब एक बात कितना रिलेटेबल है, देखो एक बात बताओ, ये गेंडा दिखाई दे रहा है, गेंडा है ये, वो क्या है। अब इस इंसान ने, प्राणी ने, इंसान कह रहा हूं, इस प्राणी ने इसको बाइट किया है, क्या ये इसको चबा सकता है, नहीं ना। किसी छोटे से जानवर को चबा लेना। जब तुम मुंह खोलते हो और जितना चबा सको उससे ज्यादा बाइट करते हो, इसे कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। भाई उतना ही काट लो जितना चबा सको, है ना। तो इसका मतलब उतना काम लो जितना कर सको। तो मीनिंग क्या निकलेगा इसका, टेक ऑन अ टास्क दैट इज टू बिग। अपनी क्षमता से अधिक कार्य लेना। बताओ है इसकी क्षमता, इसको खा सकता है, ये नहीं खा सकता ना। अब समझ में आया, बाइट ऑफ, बाइट करना, मोर देन यू कैन च्यू। आप इतना सा जवाब आते हो और खा तुम इतना रहे हो, तो भाई होगी ना समस्या। तो जितना काम कर सको उतना ही काम लिया करो। ये है रिलेटेबल पिक्चर, ठीक है। चलिए, पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। अब एक बात बताओ, अगर सारे अंडे, जितने भी अंडे हैं, सारे अंडे मैं एक ही टोकरी के अंदर रख दूं, तो रिस्क तो है ना दोस्त, क्योंकि अगर फूटेंगे तो सारे ही जाएंगे भाई साहब, है ना। तो इसे कहते हैं सारे अंडे एक बास्केट में रखना, मतलब रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान। तुमने सारा पैसा एक ही बिजनेस में या एक ही प्लान में लगा दिया, इसका मतलब यू पुट ऑल द एग्स इन द बास्केट। इसका मतलब रिस्क एवरीथिंग, तुमने अपना सब कुछ रिस्क पे, दांव पे लगा दिया, ठीक है। चलिए, हैव कोल्ड फीट। अब तुमने देखा होगा कई बार आदमी इतना डर जाता है, सहम जाता है। इस बेचारी के जैसे ऑडियंस के सामने आई, क्या हो गए, इसके पैर ठंडे पड़ गए एकदम से। क्योंकि ऑडियंस के सामने आते ही कई बार नए बिगिनर्स होते हैं ना, बोला नहीं जाता है, न्यू कमर्स को कहां बोला जाता है। तो पैर ठंडे पड़ जाना मतलब डर जाना। टू सडनली फील नर्वस, नर्वस हो जाना और डर जाना कोई काम करने से, अचानक घबरा जाना या डर जाना, इसे कहते हैं हैव कोल्ड फीट, ठीक है। नेक्स्ट, एट द 11th आवर। भाई ये तुम्हारे टाइप के लड़के हैं जो पेपर से पहले मैराथनों पे डिपेंड रहते हैं, जिनको लगता है 2 मैराथनों में 20 में से 20 आ जाएंगे, ये वो वाले हैं। 2 दिन पहले ये क्या करेंगे मेरे भाई, किताबें उठा लेंगे, सॉरी ये भी पढ़ दूंगा, ये भी पढ़ दूंगा, उसकी मैराथन भी कर दूंगा, उसकी मैराथन भी कर दूंगा, और इनको लगता है सिलेक्शन हो जाएगा। और उसका क्या होगा जो 4 महीने से पढ़ रहा है लगातार। तो एट द 11th आवर पढ़ने का मतलब है अंतिम समय में, जो अंतिम समय पे जो मेहनत करते हैं उसे कहते हैं एट द 11th आवर। या कोई सडन एक्शन ले लेना एट द 11th आवर। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों में, ठीक है भाई। अब चलो पहले इतने का ही मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, जरा आओ जरा मैदान जंग में, ठीक है। तैयार हैं, एक बार जरा सारे के सारे फटाफट थम्स अप डालो। पहले पिक्चर बताओ जरा कैसी लगी। और हां एक चीज और सुन लो, ये 2-4 पिक्चर ये नहीं कि आज मैंने करा दी डेमो क्लास में बाद में छोड़ दूंगा। भाई साहब लिस्ट इतनी बड़ी लगा रखी है इस बार, मैंने कहा था ना वर्दी 2.0 का कंटेंट बना चुका हूं मैं।
वर्दी 2.0 का कंटेंट मैं पहले ही बना चुका हूं इतने दिनों से, इसीलिए शांत बैठा। शांत नहीं बैठता, जब टाइम मिलता है मैं उस समय पर अगले उसकी तैयारी कर रहा होता हूं भर भर के। इतनी पिक्चर बना रखी है मेरे भाई, एक एक पिक्चर चुन चुन के। ऐसा कोई ईडियम या ऐसा कोई वर्ड नहीं मिलेगा आपको। ये देखो, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि कैसे रिलेट करके। ये घटना याद है कहां हुई थी अभी? याद है पिक्चर पहलगाम वाली? आ रहा है कुछ समझ में? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मेरे भाई इतना रिलेट कर दूंगा ना इस बार में तुम्हारे यही दर्द, क्योंकि मैंने वर्दी 1.0 में देखा कि सबसे बड़ी समस्या ही क्या थी बच्चों में। वोकैबुलरी वही हम लोग रूटीन कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ वोकैब नहीं बढ़ पा रही हमारी। तो जहां 2-3 वर्ड गलत हुए, हमारे नंबर वहीं आके टिक गए 15-16 पे। इस बार सबसे पहले इसी का इलाज ढूंढा है। तो ये जो हादसा हुआ इस बेचारी के लिए या इस परिवार के लिए, ये कैसा था? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। सोचा था किसी ने? नहीं। When something happens to you bolt from the blue, ठीक है, इट इज कॉल्ड सडनली हैपेंड। उसे हम कहते हैं अचानक से किसी चीज का होना, और अप्रिय चीज का होना, अच्छी चीज का होना नहीं, गलत चीज का होना, इसे कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। पॉजिटिव में नहीं आता ये, कभी सोचो पॉजिटिव हो सकता, ये निगेटिव में आता है, इस बात का याद रखना। तो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस बार चलने वाले हैं भाई। अब चलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब जो भी आपने पढ़ा उसी का करेंगे रिवीजन, प्रैक्टिस। तू क्यों मुस्कुरा रहा है भाई इतना? चलिए आओ जरा आंसर बताओ फटाफट। 10 मिनट बची हैं, 40 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट प्रैक्टिस, खत्म केस। उसी के उसी दिन ये लर्न कर दो वहीं पर, वहीं प्रैक्टिस। और लास्ट में इसको क्लास में डलवा दूंगा, सॉरी एप्लीकेशन के अंदर डलवा लूंगा, मॉक टेस्ट के अंदर, जब मर्जी ताकि मॉक टेस्ट लगा लेना। ठीक है, आंसर देना स्टार्ट करो फटाफट। पहला, एप्पल पाई ऑर्डर, क्या बताया था जल्दी बोलो। हाँ जी, कमरा आपको दिखाया था ना, लड़कों का कमरा बिल्कुल साफ सुथरा, तो कैसा हो जाएगा? परफेक्ट ऑर्डर एंड नीटनेस। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉल इट अ डे। आंसर देखो, धड़ से आंसर आना चाहिए, बस क्वेश्चन देखते ही आंसर, समय नहीं लगाना। कॉल इट अ डे का मतलब होता है एंड द वर्क फॉर द डे। नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्या होगा? बर्न द मिडनाइट ऑयल, वर्क लेट इनटू द नाइट। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पास्ट लॉसेस के बारे में क्राई करना, मतलब रिग्रेट करना। ऑन क्लाउड 9, क्लाउड 9 पर होना, वो बच्चा देख रहे हो बारिश में बताया था, क्लाउड 9 पर, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्या बताया था मैंने? वो लड़की जो चेहरे पे मुखौटा लगाई हुई थी, मतलब ऐसी चीज जो शुरू में आपको खराब दिखाई दे, है ना, लेकिन बाद में सही निकले। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, कुत्ता वो गलत पेड़ को भौंक रहा था जबकि जाना उसको वहां पर था, तो इसका मतलब हेल्पिंग समवन एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन मेक अ राइट एक्यूजेशन। देखो ये ऑप्शन घुमा दिए इसने, अब बताओ जरा क्या होगा। तो इसका मतलब हुआ टारगेट गलत चीज को करना, ठीक है, और गलत चीज को टारगेट करना मतलब एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन, गलत टारगेट की तरफ जाना। नेक्स्ट, बीट अराउंड द बुश, अब मैंने बताया था नेता लोगों का यही काम होता है, इसका मतलब अवॉइड द मेन टॉपिक, मेन मुद्दे से भटकना, है ना, मेन टॉपिक से भटकना। अ पीस ऑफ केक, अभी बताया था मैंने पिक्चर में, अगर 1+2 जोड़ने को कहूंगा तो ये पीस ऑफ केक है, अगर मैं इसको क्यूब और इसमें कर दूंगा तो ये हरक्यूलियन टास्क होगा जो आज ही पूछा था। तो वेरी नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा ना, वेरी इजी टास्क। टर्न अ डेफ ईयर, अब वो लड़की बेचारी कुछ बोल रही है, वो कान घुमा के खड़ा हुआ है, इसका मतलब इग्नोर कर देना किसी चीज को। ब्रेक द आइस, आप ग्रुप में बैठे हुए हो और ग्रुप में आप सारे चुप बैठे हो, अजीब सा साइलेंस है, तो आप अचानक से बोल पड़े, ये कहलाता है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, वो टीचर ने क्या कहा था कि बेटे बैच लेने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब वो साफ साफ बोल रहा था। गो द एक्स्ट्रा माइल, मिल्खा सिंह, मेरे को तो पिक्चर भी रट चुकी है भाई साहब, 4 बार पढ़ लोगे ना, 4 नहीं 2 बार ही,
पिक्चर भी वहां भी याद आ जाएंगी आपको पेपर में बैठे बैठे। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है जितना सोचा उससे ज्यादा करना, ठीक है। हॉट वाटर में, अब वाटर भी और वो भी गर्म, तो इसका मतलब मुसीबत में पड़ जाना। हैव अ नैरो एस्केप, अभी बताया ना घर में आग लग गई थी तो बाल बाल बचे वहां से, है ना, बाल बाल बचना। किसी की टांग खींचना, जब दोस्त आपस में बैठते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। स्पिल द बीन्स, अब चुपचाप से उसके कान में वो बता रही थी ना, तो इसे कहते हैं रिवील द सीक्रेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपना राग अलपना, है ना, वो ऐसे कर रहा था ना थम्स अप में, तो क्या कहलाएंगे, बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, अपनी प्रशंसा खुद करना, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ऐसे वाली पिक्चर थी ना, ये बहुत तेजी से बढ़ता है सेंसेक्स, तो मतलब बहुत तेजी से काम का होना। वाइल्ड गूस चेज, अब वो बच्चा उन बत्तखों को पकड़ रहा था, कोई फायदा है नहीं, इसका मतलब व्यर्थ का प्रयास कर रहा था। कीप द बॉल रोलिंग, अब ये 4-5 लोग बैठे थे ग्रुप में, वो उसको पास कर रहा था, मतलब एक्टिविटी को, मोमेंटम को बनाए रखना। कट कॉर्नर्स, जाना तुम्हें ऐसे था, जा तुम ऐसे रहे हो, तो भैया नुकसान तो झेलना पड़ेगा ना, तो लापरवाही से किसी काम को करना, है ना। रीड बिटवीन द लाइंस, देखो मेरी आंखों में तुम्हारे लिए क्या छिपा हुआ है। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, छोटी सी पहाड़ी का पहाड़ बना देना, मतलब छोटी सी बात का बड़ा मुद्दा बना देना। वंस इन अ ब्लू मून, अभी क्या दिखाया था आपको मैंने, चांद दिखाया था, कभी कभार आता ना ईद का चांद, तो वेरी रेयरली, रेयर का मतलब होता है कभी कभार। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यार इतना सा मुंह तुम्हारा, इतना तुम चबा रहे हो, है ना, च्यू कर रहे हो, तो इसका मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हो। तो टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, सारे अंडे एक ही बास्केट में लगा देना, मतलब सब कुछ एक साथ रिस्क पे लगा देना। पैर ठंडे पड़ जाना, वो बेचारी क्या हो गई थी, नर्वस हो गई थी, पैर ठंडे पड़ गए उस बेचारी के सामने पब्लिक के आते ही। एट द 11th आवर, ऐसे बच्चे जो आखिरी समय पे मेहनत करते हैं, 11th आवर करते हैं, ठीक है, लास्ट मोमेंट। अच्छा बस इतना ही तो कराया था, चलो तीसरा भी करवाते हैं। बिल्ली को बैग से बाहर निकालोगे तो मतलब यू हैव रिवील्ड अ सीक्रेट। मेरे भाई अगर यहां से भी इससे भी ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन कुछ हो सकता है, खत्म बात। हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, पिक्चर मेथड, लास्ट में ऑब्जेक्टिव मेथड, एग्जाम्पल, और सबसे लास्ट में आएगा भैया मॉक टेस्ट। क्लास कर ली हमने, मॉक टेस्ट, इसके मॉक टेस्ट डलवा दूंगा आपको एप्लीकेशन में। जो न्यू स्टूडेंट है उनको बता दो कि कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन में ये आपको सारा का सारा मिल जाएगा। आज आपको दिखा दिया क्लास 1 में कि हम कैसे चलने वाले हैं। आपके डाउट थे कि भैया वोकैब के लिए कुछ करो, तो आपने देख लिया कि तुम्हारा भाई जब शांत रहता है तो कुछ बहुत नई कहानी लिख रहा होता है, ठीक है। एक एक पिक्चर जो बिल्कुल रिसेंट में काम हो रहा है उसी से रिलेट करके तुम्हें इस बार कराएगा, ठीक है। तो तुम्हारी वोकैब की टेंशन सारी खत्म होने वाली है, ठीक है बॉस। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल हमारी जो डेमो क्लास होगी, डेमो क्लास नंबर 2, वो दोपहर को 12 बजे होगी। आज एक्चुअल में इसलिए हुई थी क्योंकि मेरी दोपहर में मैराथन थी, इसलिए रात को रखी है, ठीक है। कल दोपहर में 12 बजे होगी। और इस बैच का टाइमिंग भी, वर्दी 2.0 का टाइमिंग भी बैच के अंदर आपको पता है ये कब रहेगा, दोपहर में 12 से 1 ही रहेगा, मतलब दोपहर में ही रहेगा आपका टाइमिंग, जो सर दे देंगे शेड्यूल में वही टाइमिंग रहेगा। और हां, मैं सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा अगले 2-3 दिन के बाद, मतलब अभी जब डेमो खत्म होगा उसके बाद आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता और फिर उतना कंटेंट हो नहीं पाता, फिर वही जल्दबाजी में कुछ चंद क्लासों में पूरा करवाना पड़ता है, वो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, लव यू एवरीबॉडी।